तो बच्चों तैयार हो जाओ इकोनॉमिक्स को इजी, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। और ये हम लोग का सेकंड चैप्टर ही चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम लोग 5 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, छठा टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन का जो मीनिंग है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी एसेट की ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और नेट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है उसकी करेंट वैल्यू। क्या बोला मैंने? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है तो ओरिजिनल वैल्यू, पुरानी वैल्यू जो ओरिजिनल थी, और नेट का मतलब होता है करेंट वैल्यू। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप जिस मोबाइल में, जिस लैपटॉप में, जिस टीवी में मुझे देख रहे हैं, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितने में ख़रीदा था आपने, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितने की है। तो जैसे मैं अपनी मोबाइल की बात करता हूँ, मेरे पास सपोज एक मोबाइल है जिसकी कीमत थी 50,000, वो जब मैंने ख़रीदी थी आज से 10 साल पहले, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बताओ? 50,000। इसका मतलब ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हो गया? 50,000। सिंपल सी बात है सर, 50,000 हो गया। उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उस मोबाइल की, जितने में मैंने उसको ख़रीदा था, उसकी ओरिजिनल वैल्यू 50,000 है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे उसकी करेंट वैल्यू बताओ, अब उसकी 10 साल बाद उसकी कितनी वैल्यू है, आप कहोगे सर 40,000, 30,000, 10,000। नहीं, ऐसे नहीं बता पाओगे। मैं जब तक आपको उसका डेप्रिसिएशन नहीं बताऊंगा। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू में कितना गिरावट आया। ठीक है, जब हम किसी भी एसेट को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू घटती है। ठीक बात। तो उसकी वैल्यू में मान लो गिरावट आया, डेप्रिसिएशन आया, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन आया 10,000। ठीक, तो अब मुझे बताओ कि अगर ओरिजिनल वैल्यू 50,000 थी और इस 10 सालों में उसकी जो वैल्यू घटी है, घटी हुई वैल्यू 10,000 है, तो क्या तुम मुझे करंट वैल्यू, नेट इन्वेस्टमेंट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। 50,000 में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 40,000। यहाँ से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर हमें कभी भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ और हमें ग्रॉस से नेट पे जाना हो, ग्रॉस मतलब ओरिजिनल और नेट मतलब करेंट, ग्रॉस दिया हुआ हो और नेट पे जाना हो तो हमें क्या घटाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। ये जो चार्ट बता रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो ग्रॉस अगर दिया हुआ है और नेट पे जाना है तो क्या घटाना पड़ेगा बेटा? डेप्रिसिएशन। 50,000 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, 10,000 उसकी वैल्यू घट गई तो मैं नेट पे आ गया। बोलो हाँ है ना। अच्छा, अगर मैं आपको नेट इन्वेस्टमेंट बता दूं कि मेरे मोबाइल की करंट वैल्यू 40,000 है और उसकी वैल्यू में गिरावट आई है 10,000, तो बताओ जरा पुरानी वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, ये जो 40,000 है इसमें जो डेप्रिसिएशन आपने घटाया होगा उस डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो 10,000 में। ठीक, तो अगर आपको नेट वैल्यू दी हुई है और ग्रॉस पूछे तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो उसी में प्लस हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? तो ग्रॉस मतलब ओरिजिनल वैल्यू से अगर करेंट वैल्यू पे आना है, ओरिजिनल वैल्यू से करेंट वैल्यू पे आना है, ओरिजिनल वैल्यू से करंट वैल्यू पे आना है तो डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ओरिजिनल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। अगर करंट वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है, करंट वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है तो ऊपर चढ़ना है तो उसके लिए सीढ़ी लगेगा, जोड़ना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, ओरिजिनल वैल्यू पहुंच जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, अब अदर नेम्स, डेप्रिसिएशन के ना कुछ दूसरे भी नाम है, न्यूमेरिकल्स में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे डेप्रिसिएशन का एक नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा नाम होता है करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीसरा नाम होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, चौथा होता है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो ये 4 इसके नाम होते हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए। अब आता है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अच्छा रीज़न क्या होता है डेप्रिसिएशन का, क्यों डेप्रिसिएशन, क्यों किसी एसेट की वैल्यू घट जाती है, क्यों होता है ऐसा कि मैंने बाइक लिया शोरूम में जब तक थी बाइक 1 लाख रुपए था, जैसे बाहर निकला उसकी वैल्यू 95,000, 5,000 रुपये वहीं घट गई, ऐसा क्यों हुआ भाई? ठीक है, मोबाइल मैंने 50,000 का लिया था, आज उसकी वैल्यू 5 साल बाद, 10 साल बाद 40,000 बची है, तो 10,000 क्यों कम होगी? तो डेप्रिसिएशन के अलग अलग रीजंस होते हैं। पहला रीज़न है ये, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो नॉर्मल वियर एंड टीयर, तो डेप्रिसिएशन आता है ना नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से। कोई भी एसेट हो, जब आप उसको यूज़ करते हो ना तो उसमें घिसावट आती है। क्या आती है बेटा? घिसावट आती है उसमें। जब मोबाइल ही है, अब आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल यूज़ करोगे तो उसकी घिसावट आएगी ना, उसमें टेक्नोलॉजी पुराना होगा
और कोई चीज़ बार बार यूज़ करोगे तो धीरे चलेगा। तो जो घिसावट आ रही है उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। भाई कार है, कार आपने खरीदा और रगड़ के चला रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल, तो टायर घिसेगा, इंजन पुराना होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी, घिसावट आएगी, तो घिसावट की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा पासेज ऑफ टाइम, कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप नया मर्सिडीज़ खरीद लो, ठीक है, अब गोडाउन में आपने खड़ा कर दिया, ठीक, गोडाउन में आपने खड़ा कर दिया, आज आपने नई मर्सिडीज़ खरीदी, गोडाउन में खड़ा कर दिया, चारों तरफ से ढक दिया, ठीक बात है। अब आज से 50 साल बाद जब आप उस मर्सिडीज़ को खोलोगे तो उस मर्सिडीज़ की मान लो उस वक्त कीमत अगर मान लो 50 करोड़ रही हो, आज उसकी कीमत 1 करोड़ भी नहीं बचेगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो कई बार अब हमने मर्सिडीज़ तो चलाया नहीं, वैसे बड़ा था, लेकिन वक्त गुजर गया, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया, पास टाइम टाइम चला गया, तो वो भी जो है हमारे किसी काम का, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में? जैसे मान लीजिए आज आप ओप्पो रेनो 15 खरीद लीजिए, आप जो आईफोन 18 खरीद लीजिए, अभी तो लॉन्च नहीं हुआ, आने वाला है, आईफोन 18 खरीद लीजिए, उसको लॉकर में बंद कर दीजिए, चलाइए मत, क्योंकि आज से 50 साल बाद खोलेंगे तो मान लो उसकी वैल्यू तब 2 लाख थी, आज हो सकता है उसकी वैल्यू कोई 10,000 भी ना दे। तो इतना ज़्यादा जब वक्त गुजर जाता है ना, पासेज ऑफ टाइम की वजह से भी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑलवेज। कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, जैसे नोकिया का फ़ोन है, अब नोकिया 1100 कौन यूज़ करेगा? कोई नहीं यूज़ करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि नहीं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो टेक्नोलॉजी के आ जाने से भी कई बार डेप्रिसिएशन आ जाता है, वैल्यू कम हो जाती है। तो ये 3 रीजंस होते हैं बेसिकली डेप्रिसिएशन के। अब इस टॉपिक से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये भी एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसको ज़रूर लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कार ली, अब कार को मैं रगड़ के चला रहा हूँ अपना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मान लो कार की वैल्यू थी 10 लाख, आज उसकी वैल्यू बची है 7 लाख। तो ये जो 3 लाख कम हुआ ना, ये चलने की वजह से कम हुआ, चला, घिसा, इंजन पुराना हुआ, बना, खुला, इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हुई, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से हो, घिसावट की वजह से वैल्यू कम हो, डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो तुम कार चला के ले जा रहे थे और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, मैंने नई कार तुमने शोरूम से निकाली, पहला ही दिन है और लेके जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पर उस कार की वैल्यू 10 लाख थी, अब शायद उसकी वैल्यू 4 लाख भी नहीं बची। तो ये जो 6 लाख इसकी वैल्यू कम हुई, ये चलने की वजह से कम हुई है? नहीं, ये अनफॉर्सीन ऑब्सोलेंस। ठीक है, अनफॉर्सीन मतलब एक घटना हो गई, ठीक, नेचुरल कैलेमिटी कोई आ जाती, कुछ ऐसा होगा, तो उसकी वजह से जब होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल लॉस। तो जब चलने की वजह से वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन, जब अचानक से कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से वैल्यू कम हो जाए, कैपिटल लॉस। ठीक, तो ये हो गया इसका मीनिंग। प्रोविजन, डेप्रिसिएशन में प्रोविजन बनाया जाता है ताकि उस एसेट को रिप्लेस किया जाए, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता है। प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, इस ये जो है प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता है ना, सॉरी ये हैम्पर्स, डेप्रिसिएशन जो है ये हैम्पर नहीं करता है, ये हैम्पर करता है, इट इज। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेप्रिसिएशन डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हैम्पर नहीं करता, ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये पूरा टॉपिक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, ये है हमारा 7वां टॉपिक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। ठीक है, कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये लाइन आपको समझ में आएगी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको समझाते हैं। तो एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज को माइनस करते हैं। अब सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी होता क्या है ये जान लीजिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, जितने भी तरीके के गुड्स हम लोग यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट उस पर एक टैक्स लगाती है। ठीक है, जीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं, और भी बहुत सारी तरीके के टैक्स लगते हैं। तो वो जो टैक्स का पैसा है ना, वो गवर्नमेंट के पास आता है एज ए इनकम। ठीक, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स अपने पास इकट्ठा कर लिया। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आ गया गवर्नमेंट के पास टैक्स।
अच्छा, अब इस 100 रुपये को ना गवर्नमेंट अपने पास क्या करती है, इसी 100 रुपये में से गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसा, थोड़ा सा पैसा निकाल करके और उसको सब्सिडी दे देती है ना, पेंशन दे देगी लोगों को, या लोगों को और कोई काम कर देगी फ्री में। ठीक, तो जैसे मान लीजिए जैसे 100 रुपये में से गवर्नमेंट ने 20 रुपये लौटा दिए, तो अब गवर्नमेंट के पास बचा कितना, 80। तो ये जो 80 है इसी को हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से कितना पैसा बचा। तो गवर्नमेंट के पास टोटल 100 गया था और 20 गवर्नमेंट ने फ्री लौटा दिया, सब पेंशन दे दिया और भी कुछ दे दिया, स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है, तो 20 रुपये गवर्नमेंट ने लौटा दिया, तो बचा कितना इनडायरेक्ट टैक्स, सिर्फ 80 रुपये। उसी को जो बचा है उसी को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से जितना बचा। ठीक है, आई बात समझ में, अब इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया होगा आपको। तो वही कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को घटा देते हैं, जो बचता है वो एनआईटी होता है। तो ये कह रहा है इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। अच्छा सर, अब ये यूज कहाँ होगा, तो ध्यान से समझिए। एक होता है बेटा फैक्टर कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट, और एक होता है मार्केट प्राइस। देखो, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है ना प्रोडक्ट का कॉस्ट। जब भी कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है तब जो उसकी कॉस्ट होती है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में जब तक वो होता है तब तक उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा होता है, टैक्स फैक्ट्री के निकलने के बाद लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जैसे अगर आप कभी आपने पानी खरीदा हो, पीने वाला पानी बॉटल वाला, तो आप देखिए उसका जो प्राइस होता है उसके प्राइस के बगल में ही लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, क्योंकि वो मार्केट में मिला है तो वो मार्केट प्राइस है, और मार्केट प्राइस में हमेशा टैक्स इंक्लूडेड रहता है। लेकिन वही पानी जब फैक्ट्री में रहा होगा तब उस पर टैक्स इंक्लूड नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट का कॉस्ट जब वो फैक्ट्री के अंदर है। अच्छा, अब प्रोडक्ट का कॉस्ट, अब अगर मान लीजिए मुझे मार्केट प्राइस निकालना है, मान लीजिए प्रोडक्ट का कॉस्ट मतलब जब तक वो फैक्ट्री में है तब तक की नहीं, मान लीजिए मुझे मार्केट प्राइस निकालना है, तो मुझे फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा NIT, यानी कि टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब मैं प्रोडक्ट के कॉस्ट में NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा तब वो बन जाएगा बेटा मार्केट प्राइस, यानी पानी जब तक फैक्ट्री में है प्रोडक्ट का कॉस्ट, जैसे ही बाहर निकला खट से उसके ऊपर टैक्स ऐड हो गया, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा गया उस पर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ, अब वो बन गया मार्केट प्राइस। क्या बन गया बेटा? मार्केट प्राइस। इसका मतलब मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड होता है। आई बात समझ में? हाँ। अच्छा सर, अगर मार्केट प्राइस दिया और मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए, सर जो जोड़ा था उसको घटा दो मार्केट प्राइस में क्या जोड़ा था? NIT घटा दो, ये लो NIT घटा दिया मैंने। तो जैसे ही मार्केट प्राइस में से आप NIT घटा देते हो तो तुरंत निकल जाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये आपका बन गया दूसरा चार्ट। ये बहुत हेल्प करेगा, पता है, इससे पहले जो डेप्रिसिएशन वाला बताया, फिर ये दोनों एकदम बैठा लीजिए चार्ट अपने दिमाग में। इसके बाद एक और चार्ट बताऊंगा। तो 3 चार्ट हैं, अगर आपने बैठा लिया दिमाग में मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट दी हुई है और हमें मार्केट प्राइस चाहिए तो NIT हमें जोड़ना पड़ेगा। फैक्ट्री के अंदर जब तक है उसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे टैक्स जुड़ेगा वो मार्केट प्राइस बन जाएगा। अब मार्केट प्राइस में क्योंकि टैक्स जुड़ा हुआ है तो इसमें से जब तक घटा देंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक बात, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ NIT को कैलकुलेट कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में। जैसे अगर आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स 0 और सब्सिडीज 100, तो खैर सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है, NIT इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी। उसी फॉर्मूले पे चलेंगे, चाहे 0 हो चाहे माइनस में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो IT हमारा है 0, यहाँ रखिए, माइनस सब्सिडी हमारा है 100, यह आ जाएगा -100। तो हमारा NIT जो आया बेटा वो हमारा आ गया -100। ठीक है बात। चलो आगे देखो, जैसे अब इसमें भी वही सेम फार्मूला, चाहे 0 उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना, हमारा फार्मूला वही रहेगा। NIT इक्वल्स टू क्या है बेटा? IT माइनस सब्सिडी। आई बात समझ? अब IT की जगह पे ये रखिए 250, सब्सिडी की जगह पे 0, 250। ठीक, इसमें NIT। तीसरे वाले केस में भी देख लीजिए खटाखट, ठीक है, इसमें भी वही सेम फार्मूला लगे हैं, NIT इक्वल्स टू IT माइनस, तो IT हमारा कितना है 200, सब्सिडी हमारा कितना है 120, तो 200 में से 120 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 80। आगे बात समझ में? तो एक और केस है थोड़ा सा एक्सेप्शनल वाला, उसको भी देख ही लीजिए अब आप। ठीक, ये केस नंबर 4 हमारा है। कई बार क्या करता है ना, ऐसे क्वेश्चन में दे देगा IT 100 और सब्सिडी दे दिया जैसे मान लो -250।
अब क्या करेंगे सर, अब देखो ज़रा, फॉर्मूला हमें वही रखना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप सब्सिडी तो माइनस में आ गया तो क्या करें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। एन आई टी इक्वल्स टू होता है आई टी माइनस सब्सिडी। तो आई टी हमारा है 100 माइनस सब्सिडी भी हमारा माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में माइनस 250। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस 250, और ये हमारा हो जाएगा क्या 350। NIT हमारा आ जाएगा 350। ठीक, तो आई होप कि ये भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए उसको पढ़ते हैं। देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब फीफा FIFA, एंड फैक्टर इनकम पेड टू द वर्ल्ड यानी फीटा। क्या मतलब हुआ इसका? समझिए, आसान शब्दों में समझिए। देखिए, होता क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारी कंट्री के हैं लेकिन वो बाहर कमाने गए हैं, ठीक है? तो अब वो लोग हैं तो हमारी कंट्री के, भले ही बाहर कमाने गए हैं, तो वो लोग पैसा कमा करके अपने ही देश में तो भेजेंगे क्योंकि उनका परिवार तो यहीं रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी हमारे देश के लोग, बहुत सारे लोग बाहर कमाने गए हैं और कमा करके पैसा वो इस देश में भेजेंगे, इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरे देश के हैं लेकिन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे नेपाल के, श्रीलंका के, पाकिस्तान के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो यहाँ से पैसा कमा करके वो अपने परिवार को भेजेंगे दूसरे देश में, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमारे यहाँ के लोग जो बाहर गए हैं वो जब पैसा भेजेंगे तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और बहुत सारे लोग दूसरे देश के जो यहाँ काम कर रहे हैं जब वो यहाँ से पैसा भेजेंगे तो उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ के लोग जो गए हैं दूसरे देश में वो कमा करके भेज रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपया आया हमारे देश में, और यहाँ के जो लोग काम कर रहे थे तो विदेश से आया 100 रुपया, और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे दूसरे देश के उन्होंने अपने परिवार को भेज दिया मान लो 40 रुपये। तो अब विदेश का हमारे पास 100 रुपये आया था और यहाँ से चला गया 40 रुपये, तो नेट कितना बचा विदेश वाला? तो बचा सर 60 रुपये। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से आया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड चला गया 40, तो बचा कितना इसमें से? 60। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए फीफा और फीटा आपको समझ में आ गया होगा। अब ये फीफा और फीटा जो है एक्चुअली में यूज़ कहाँ होगा उसको बहुत आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए बेटा, एक होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम और एक हमारा होता है नेशनल इनकम। देखिए, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है देश में रहने वाले लोगों ने कितना पैसा कमाया, देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने मिल करके कितना पैसा कमाया, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। देश के अंदर रहने वाले लोगों ने कितना पैसा कमाया उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अच्छा, जब इस डोमेस्टिक इनकम में यानी जो देश के अंदर रहने वाले लोगों ने मिल के कमाया है, जब इसमें विदेशों से आई हुई इनकम, मतलब विदेशों से जो आई और जो बची हुई इनकम है NFIA, ये जब ऐड हो जाता है ना बेटा, प्लस NFIA, जब ये ऐड हो जाता है NFIA तभी बन जाता है नेशनल इनकम। अब समझ में आ रहा है नेशनल इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम मतलब देश के अंदर रहने वाले लोगों ने कितना पैसा कमाया, वो हो गया हमारा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, और जब विदेशों से जो हमारे पास इनकम आई थी जब वो भी ऐड हो गई डोमेस्टिक इनकम में तो बन गया नेशनल इनकम। मतलब अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पर जाना है, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम दिया है और हमें नेशनल इनकम निकालना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा? NFI। आई बात समझ में? अच्छा, अब अगर किसी के पास नेशनल इनकम है तो उसमें NFI पहले से जुड़ा होगा, तो नेशनल इनकम से अगर डोमेस्टिक इनकम पे जाना होगा
तो माइनस NFI, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये चार्ट जरूर याद रखिएगा। 3 चार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, एक डेप्रिसिएशन वाला, एक फीफा फीटा वाला, और एक ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अब ध्यान से समझिए, अब NFI का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ फीफा 500 और फीटा 400, तो हमें पता है NFI का फॉर्मूला हमें पता है, फीफा माइनस फीटा यानी कि 500 माइनस 50 तो आ जाएगा 450। फीफा माइनस फीटा, फीफा 500, फीटा 50, तो 500 में से 50 माइनस कर दिया 400 आ गया। अच्छा, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सेम ही तो है। NFI का फॉर्मूला कहाँ बदलने वाला है, फीफा यानी कि 500 माइनस 400 इक्वल्स टू 100, फीफा माइनस फीटा 100 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ज़रा देखिए ध्यान से, NFI जब आपको निकालना रहेगा और क्वेश्चन में आपको 2 बातें दी हुई हैं, फीफा और फीटा, फीफा और फीटा। फीफा हमारे पास 500, फॉर्मूला वही रखना है, ध्यान रखना है, फीफा में से फीटा माइनस करेंगे, पहले फीफा यानी कि 500 माइनस फीटा 800। ठीक, यानी देश के अंदर आया 500, चला गया 800 ज़्यादा, तो ज़्यादा चला गया माइनस 300। NFI माइनस में भी आ सकता है, घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट्स, क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कंपोनेंट्स ऑफ NFI बताओ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को कितना मिला, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप, कोई घर अगर रेंट पे दिया हो या एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट आपने बनाया हो उससे कितना पैसा आया, और नेट रिटेन्ड अर्निंग, जो आपके पास बचा हुआ अर्निंग हो, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा NFI बन जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ NFI बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये हमारा था लास्ट टॉपिक, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, और अगर इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को पढ़ना हो, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे बिजनेस, चाहे अकाउंट्स, चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना, तुरंत मिस मत करना, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। जितने वीडियोस हैं ना धमाकेदार हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ के आपको, है ना। और इतना ही देखो, इतने अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन जब आपको फ्री में मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में क्या बुराई है कि नहीं। अपने फ्रेंड्स को भी जागरूक करिए, शेयर करिए कि भाई अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन फ्री में मिल रहा है, ट्यूशन कोचिंग की ज़रूरत क्या है जब मैं हूँ तो, है कि नहीं। अब पढ़ो इतना आराम से मस्त तरीके से ना, है कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।